टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी पार्ट नंबर 2। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन थ्योरी क्या होती है और उसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और हमने कुछ मैथमेटिकल फॉर्मुलिज्म भी आपके सामने रखा था। In this lecture, I'm trying to give the idea how to use that equation in order to find the first order perturbation. Okay, so this is the topic of again from the J.D. Griffith from chapter number 9, and the topic is 9.1.3 sinusoidal perturbation. Suppose the perturbation has sinusoidal time dependent, and the perturbation is given v of r cos omega t. तो साइनसोडियल पर्टर्बेशन इस लिहाज से कहा जा रहा है कि ये जो एक्सटर्नल पर्टर्बेशन है, ऑफ कोर्स दिस डिपेंड्स ऑन टाइम, लेकिन टाइम के साथ ये ऑसिलेट कर रहा है फ्रॉम 0 टू सम पॉजिटिव वैल्यू एंड अगेन गोज बैक टू द 0 एंड देन मूव टू द सम पॉजिटिव वैल्यू, और ऑसिलेशन जो है वो इस कांस्टेंट में है. सो v ऑफ r इज एक्चुअली अ कांस्टेंट बाय द वे. सो इसी चीज को मैं अपनी उस नोटेशन में लिख सकता हूँ जिस नोटेशन में हमने टाइम डिपेंडेंट पर्टर्बेशन के डिफरेंट ऑर्डर्स को लिखा हुआ है. या फिर ये भी कह सकते हैं कि वी कैन आल्सो राइट दिस पर्टर्बेशन इन टर्म्स ऑफ द मैट्रिक्स एलिमेंट एज वेल. By considering the diagonal matrix element vanishes, we had received the following two equations, CA dot and CB dot. और हमने ये बताया था कि आप इन दो इक्वेशन की मदद से डिफरेंट ऑर्डर ऑफ पर्टर्बेशन निकाल सकते हैं. जीरोथ ऑर्डर तो हमें पहले से मालूम होती है बाय जस्ट कंसीडरिंग द इनिशियल कंडीशंस. सो उन जीरोथ ऑर्डर को जब आप राइट साइड पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल हैव फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन, और अगर राइट साइड पर फर्स्ट ऑर्डर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट सेकंड ऑर्डर पर्टर्बेशन, और इस तरह से आप हायर ऑर्डर पर्टर्बेशन की तरफ जा सकते हैं. तो हमें भी इस प्रॉब्लम में फर्स्ट ऑर्डर पर्टर्बेशन निकालना है, और इसके लिए यकीनी तौर पर इनिशियल कंडीशंस हमें मालूम है. कंसीडर अगेन द टू लेवल सिस्टम, एंड इनिशियली पार्टिकल इज स्टे इन द ग्राउंड स्टेट, और ग्राउंड स्टेट में पार्टिकल होने का मतलब ये हुआ कि CA coefficient, the coefficient CA would be equal to 1 and the coefficient CB is equals to 0. So let's do one by one. तो मैं इस first equation को पहले take up कर रहा हूँ. CA dot is equals to minus iota h prime AB exponential power minus iota omega naught t times CB. Initial conditions is given. That means the particle is in a ground state or in a state of A. तो फिर उस स्टेट का जो कोफिशिएंट है वो 1 होगा, और स्टेट B का कोफिशिएंट 0 के बराबर होगा क्योंकि वहां पे पार्टिकल अभी मौजूद नहीं है. So this can be considered as a zeroth order perturbation. तो in order to find the first order perturbation CA dot, मैं CB की जगह पर 0 सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, और जब आप 0 पुट करेंगे और CA dot की जगह पर मैं d by dt रखूंगा, and after the separation of variable apply integral, you will get CA1 of t is equals to 1. तो ये तो बहुत सिंपल सी बात हो गई. Now let's move on to the second equation. CB dot is equals to minus iota h cut h prime BA exponential iota omega naught t times CA. Once again, CA can be used from the initial conditions. So CA is equals to 1, और जब यहाँ पे 1 सब्स्टिट्यूट करेंगे, और CB dot को मैं in terms of time derivative इस तरह से लिखूंगा, separate variable
CB1, this is first order perturbation, can be written as in terms of the whole integral. In fact, last class में भी हमने इसको इन्हीं conditions के तहत ड्राइव किया था। अब हम यहाँ पर हमें ये जो हैमिल्टोनियन है, एक्सटर्नल perturbation which is time dependent Hamiltonian, ये हमें मालूम है, तो मैं अब यहाँ पर उसे सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूँ। So once again, the same equation is here. HAB prime RT is equals to VAB cos omega t. अब यहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि ये तो H prime BA है, लेकिन जो गिवन हैमिल्टोनियन है वो चूंकि रियल है, कोई कॉम्प्लेक्स पार्ट नहीं है, लिहाजा आप अगर इसका कंजुगेट लेते हैं ऑन बोथ साइड, तो आप जानते हैं कि ये जो हैमिल्टोनियन है ये तो हार्मिशियन ऑपरेटर है, तो फिर इसको आप HBA कर देंगे, लेकिन यहाँ पे कोई तब्दीली वाकई नहीं होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि H प्राइम AB और H प्राइम BA ये एक ही बात है। तो मैं इसकी जगह पर ये सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ VAB cos omega t, right? और now we need to solve this integral within the limit of 0 to some later time t. इसको सॉल्व करने का एक सिंपल तरीका ये हो सकता है कि we can transform this cosine function in terms of exponential, और ये आप जानते हैं, तो मैं इसको अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करने लगा हूँ। ओके, सो यू विल गेट दिस इक्वेशन, और इस एक्सपोनेंशियल को जब आप इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे इन दोनों टर्म के साथ, और टू तो कांस्टेंट है, यू कैन टेक इट आउट फ्रॉम द इंटीग्रल, तो आपके पास कुछ इस तरह की इक्वेशन मिल जाएगी। इनफैक्ट यहाँ पर ब्रैकेट होना चाहिए, बिकॉज दिस कांस्टेंट इज एसोसिएटेड विद बोथ ऑफ दिस टर्म्स, और इसको जब आप अलग अलग इंटीग्रल के फॉर्म में लिखेंगे तो यू विल हैव दिस इक्वेशंस। यहाँ पर ब्रैकेट मौजूद है, फाइन। ओके, सो अब आप इस इंटीग्रल को सॉल्व कर सकते हैं। एक्सपोनेंशियल का जो आर्गुमेंट है उसका इंटीग्रल मौजूद हो, वेल यहाँ पे नहीं है, लेकिन आप लगा सकते हैं। आई मीन दिस इज द कांस्टेंट टर्म, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो यू विल हैव दिस सॉल्यूशन। इवन इसको सॉल्व करके जब लिमिट आप इनकॉर्पोरेट कर देंगे तो उस सूरत में आपके पास ये पॉसिबल सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहाँ पर मैंने बस ये किया है कि इस माइनस को अंदर इनकॉर्पोरेट कर दिया है, सो यू विल हैव ओमेगा, इनफैक्ट ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा हो जाएगा। तो ये इस लिहाज से इस तरह लिखा गया है, और नीचे इसका हमने डेरिवेटिव लिख दिया है। फाइन, ओके, so this is our answer, but if you look carefully this equation, it is a little bit cumbersome to work with it. Apparently चूंकि हमें probability निकालनी है, तो इसका जब आप स्क्वायर करेंगे तो फिर आपके पास ये जो दो टर्म्स हैं ये मजीद 4 टर्म बन जाएंगे। So I mean it is very difficult to handle these equations. So in order to get simplify these equations, what we do here, यहाँ पर कुछ अप्रोक्सीमेशन का इस्तेमाल करने जा रहे हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन भी ऐसी हैं जो कि आई मीन दैट विल बी वेरी क्लोज टू द रियल वैल्यूज ऑफ द ट्रांजिशन। और वो अप्रोक्सीमेशन क्या है? सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि ये दो फ्रीक्वेंसीज जो हैं, एक तो ये ओमेगा है जो कि हमारी गिवन एक्सटर्नल टाइम डिपेंडेंट परटर्बेशन के अंदर मौजूद था, कॉस ऑफ ओमेगा टी, और एक है ओमेगा नॉट, ये एक्चुअली उस इक्वेशन में मौजूद था जिसको हमने ड्राइव किया है। सो कीप इन माइंड, ओमेगा नॉट इज अ ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, यानी जो दो एनर्जी स्टेट्स हमने कंसीडर किए हैं, एक स्टेट को हमने नाम दिया है ए का, दूसरी स्टेट है रिलेटिवली हायर स्टेट जिसको हमने बी का नाम दिया है। तो उन दोनों का जो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसीज होगी, that is called the transition frequency and represented as omega naught.
जो कि ज़ाहिर है कांस्टेंट है, उसमें तो हम तब्दीली नहीं कर सकते। बट दिस ओमेगा इज एक्चुअली कॉल्ड अ ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी, जो कि बाहर से अप्लाई किया जा रहा है, जो कि ट्यूनेबल है। आप इसको कम कर सकते हैं और ज़्यादा कर सकते हैं। और आप ये जानते हैं कि जब ये जो ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी इस ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी के तकरीबन बराबर होगी, तो फिर वो ट्रांजिशन हो सकेगा, पार्टिकल एक स्टेट से दूसरे हायर स्टेट के अंदर जाएगा। एटॉमिक फिजिक्स के मुताबिक ये बहुत बेसिक बात है, आप इसके बारे में जानते हैं। लिहाजा मैं ये कह सकता हूं कि ओमेगा नॉट प्लस ओमेगा इज ग्रेटर देन दैट ऑफ ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा। यहाँ पर इन दोनों टर्म्स को कंपेयर करें तो ये वाली जो टर्म है अगर ज्यादा है, डिनोमिनेटर अगर बहुत ज्यादा है, तो ये जो पूरी की पूरी टर्म है ये बहुत कम हो जाएगी एज कंपेयर टू द सेकेंड टर्म। लिहाजा मैं ये इस फर्स्ट टर्म को सिंप्लिसिटी के लिए इग्नोर कर सकता हूँ। ये सिर्फ उस कंडीशन पर जीरो के बराबर हो सकती है जब योर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी विल बी अप्रोचेस टू द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी। लेकिन अगर ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी कम है या ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी से ज्यादा है, तो फिर जाहिर है इसको जीरो नहीं किया जा सकता। तो हम वो कंडीशन ले रहे हैं जिसमें ट्रांजिशन हो सके, पार्टिकल ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट में जा सके, और इस कंडीशन पर ये ओमेगा नॉट और ओमेगा तकरीबन आपस में एक दूसरों के बराबर होंगे। तो उस कंडीशन पे ये जो नीचे वाली टर्म है डिनोमिनेटर, दिस वुड बी हायर, एंड सो दैट द होल टर्म्स इज गोइंग टू बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू द सेकेंड टर्म। तो मैं इसको यहाँ पर जीरो कर दूंगा। सो let's consider the first term will be zero. So we left our equation as follows. So apparently, I mean, this would be very, simpler as compared to the previous one by just using very genuine and real approximation. Okay, अब यहाँ पर एक काम हम और करेंगे, just for the simplicity, कि मैं exponential iota omega naught minus omega t by 2 को कॉमन निकालूंगा इन दोनों टर्म में से। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आयोटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी बाय 2, और यहाँ पर आ जाएगा ओमेगा पावर माइनस आयोटा ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा टी बाय 2। और आप इसको वेरीफाई कर सकते हैं जस्ट बाय मल्टीप्लाइंग दिस एक्सपोनेंशियल विद this term and that term. So you will get the previous equation as well. Okay, अब यहाँ पर हमने क्यों किया ऐसा? इसलिए कि ये जो ब्रैकेट में जो टर्म है इसको मैं साइन के फॉर्म में लिख सकता हूँ। आपने इससे पहले देखा था कि कॉस को हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा था, और एक्सपोनेंशियल को हम साइन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। चूंकि यहाँ पे माइनस साइन है, डिवाइडेड बाय 2 होता है, तो 2 तो आप यहाँ से ले सकते हैं, मौजूद है। सो साइन का जो फॉर्मूला है वो ये होता है, साइन ऑफ एनी एंगल is equals to exponential of that angle minus exponential of minus that angle divided by 2. तो जब मैं यहाँ पर ये आइडेंटिटी इस्तेमाल करूंगा, so I'll get this equation. और अब अगले स्टेप में मैं सिर्फ ये करने जा रहा हूँ कि साइन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ और इस एक्सपोनेंशियल को मैं इस जगह पे लिख रहा हूँ। प्रोडक्ट में है तो जाहिर है आप इसको स्विच ओवर कर सकते हैं। So this is our final equation of the first order perturbation. अब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो you will have a probability of that transition, a particle move from ground state to the higher state. The transition probability, the probability that particle which started out in the state psi A will be found at time t in the state psi B can be written as ठीक है, CBT square.
And then we substitute this CB1 of t in this equation. You will have probability of finding a particle from A to B. इसको हम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी का नाम भी देते हैं. तो ये आपके पास चूंकि स्क्वायर है तो जाहिर है आयोटा खत्म हो जाएगा. सो वी हैव VB और इनफैक्ट VAB स्क्वायर. आपको पता है कि ये इसको स्विच ओवर किया जा सकता है बिकॉज V इज अ रियल नंबर. तो उसको आप VAB लिखें या VBA लिखें, doesn't make difference. So VAB square divided by h cut square sin square omega naught omega t by 2 divided by omega naught minus omega square. In fact, sin baby square. Okay, so this is the most remarkable feature of this result is that the transition probability depends on time. अमूमी तौर से इससे पहले जब भी हमने टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन से जो सॉल्यूशन हासिल किया, जो आइगन स्टेट हमने हासिल की हैं, चूंकि वो टाइम डिपेंडेंट, चूंकि उसकी जो प्रोबेबिलिटी थी वो टाइम डिपेंडेंट नहीं होती थी, तो हम उसको स्टेशनरी स्टेट का नाम देते थे. बट इन दिस केस बिकॉज द प्रोबेबिलिटी डिपेंड्स ऑन टाइम, तो जाहिर है इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो आइगन स्टेट होंगी उसे हम स्टेशनरी स्टेट का नाम नहीं देंगे. और न सिर्फ ये टाइम पे डिपेंड कर रहा है बल्कि चूंकि ये साइन के साथ है, दैट मींस द प्रोबेबिलिटी इज ऑसिलेटिंग फ्रॉम 0 to some positive value and then 0 to the positive value. साइन बज़ाहिर तो माइनस से प्लस के दरमियान वेरी करता है, लेकिन यहाँ पे साइन स्क्वायर है तो जाहिर है माइनस पे में जाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता. So this probability varies from 0 to some positive value and then 0 to some positive value and so on and so forth. और उसकी वजह ये है कि आपके पास जो एक्सटर्नल परटर्बेशन है वो भी ऑसिलेटरी फंक्शन है. तो अब आपके पास कोई एक्सटर्नल सोर्स ऑसिलेटरी होगा तो फिर जाहिर है ट्रांजिशन भी ऑसिलेट करेगी. यानी फिक्स ट्रांजिशन नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन किसी ग्राउंड स्टेट से हायर में चला गया तो बस वो वहां पर कुछ देर रहेगा. चूंकि एक्सटर्नल परटर्बेशन ऑसिलेट कर रहा है तो जाहिर है पार्टिकल ऊपर जाएगा, उसके बाद जाहिर है वो दोबारा से नीचे आ जाएगा, फिर ऊपर जाएगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. So this is our equation that we get from the whole steps of the first order perturbation. If you consider the two case, for example, the augment of sine function would be minimum at omega naught omega t by 2 को जब आप n pi के साथ equate करेंगे, where n is an integral number. और यहाँ से आप t निकाल सकते हैं. So t is equals to 2n pi divided by omega naught minus omega, and this is the time to drop the probability, in fact drop the transition probability to 0. अब चूंकि ये oscillate कर रहा है, so if you look at the graph, probability, in fact transition probability versus time, तो ये जो फंक्शन हमने हासिल किया है ये इस तरह से ऑसिलेट करेगा फ्रॉम 0 टू सम पॉजिटिव वैल्यू एंड देन गो बैक टू द 0 एंड देन रीच टू द पॉजिटिव वैल्यू. तो जितने वक्त के बाद इसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो इस इक्वेशन से डिफाइन की जा सकती है. सो ये तो ओरिजिन है. उसके बाद जो नेक्स्ट टाइम होगा जिस पे प्रोबेबिलिटी 0 होगी वो 2 पाई बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा होगा. उसके बाद वो नेक्स्ट टाइम जिस पर प्रोबेबिलिटी अगेन गोज बैक टू द 0, दिस वुड बी 4 पाई डिवाइडेड बाय ओमेगा नॉट माइनस ओमेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. ये तो फर्स्ट केस हो गया. इसी तरह से सेकंड केस ये हो सकता है कि द आर्गुमेंट ऑफ द साइन फंक्शन वुड बी मैक्सिमम व्हेन यू इक्वेट this argument is equals to n pi by
2 और यहाँ से टाइम निकलेगा n pi divided by omega naught minus omega. Keep in mind, this is a time, in fact, where the particle reached to its maximum probability value. पीक पर जब पहुंचेगी तो उसका ये टाइम है बेसिकली, और ये भी n पे डिपेंड करेगा, n1 के लिए ये होगा, n2 के लिए, 3 के लिए, वगैरह वगैरह. सो अब इसको अगर मैं इस पूरे आर्गुमेंट की जगह पर ये n pi by 2 रख दूं तो जाहिर है ये जो साइन है ये तो 1 के बराबर हो जाएगा, एंड यू विल हैव अ मैक्सिमम ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी, और पीक ऑफ दिस ट्रांजिशन प्रोबेबिलिटी can be written as VAB square divided by h cut square omega naught minus omega power 2. As I noted earlier, the probability of a transition is greatest when the driving frequency is close to the natural frequency. अब ये जहन में रहे कि मैं अमूमी तौर से जो क्लासिकल पिक्चर है वो ये है कि यहाँ पे हम ये कहते हैं कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी इक्वल टू द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, यानी दो स्टेट्स अगर हैं तो उनके दरमियान ट्रांजिशन सिर्फ उस वक्त होगी जब आप उन स्टेट की डिफरेंस के बराबर एनर्जी फराहम करेंगे. तो ये तो बेसिकली बोहर का मॉडल है, चूंकि बोहर इज अ सेमी क्लासिकल मॉडल, तो इस लिहाज से मैं बार बार ये नहीं कह रहा कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, बल्कि ज़्यादा बेहतर होगा कि हम ये कहें कि ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी मस्ट बी क्लोज टू द ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी, और उसकी वजह मैं आपके सामने अभी रख रहा हूँ. So for a small value of fixed time, if you plot the transition probability versus frequency, so you will have this graph, for example, and you see here, this is the transition frequency omega naught, और इस एक्सिस के ऊपर जो फ्रीक्वेंसी है ये ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी है जो एक्सटर्नल परटर्बेशन की सूरत में दी जा रही. सो इफ द ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी इक्वल टू द ओमेगा नॉट, तो फिर यहाँ पर आप ये देखें कि प्रोबेबिलिटी इंक्रीजेस वेरी शार्पली एंड रीच टू द मैक्सिमम वैल्यू. लेकिन ओमेगा नॉट और ओमेगा के दरमियान जब फर्क आ जाएगा तो फिर जाहिर है प्रोबेबिलिटी गोज डाउन, एंड देन ऑफ कोर्स इन माइनर वैल्यू ऑफ कोर्स. अब इंटरेस्टिंगली इनफ कि जब ओमेगा नॉट ओमेगा के बराबर होगा तो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, यानी ट्रांजिशन होगी. लेकिन अगर आप ये देखें कि इस पॉइंट पर ये जो ओमेगा है ये ओमेगा नॉट के मुकाबले में ज्यादा है. लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो ओमेगा जो है ओमेगा नॉट के मुकाबले में कम है. तो जब ये बराबर नहीं है तब भी there is a finite probability, of course very small probability, but the probability is there. इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास अगर दो एनर्जी स्टेट्स हैं और उन स्टेट के डिफरेंस के बराबर अगर आप एनर्जी दे रहे हैं तो फिर तो ट्रांजिशन जाहिर है होगी और मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है ट्रांजिशन की. लेकिन अगर आप कम एनर्जी भी दे रहे हैं तो भी there is a chance that the particle move from ground state to the higher state. Look at here, ये probability zero नहीं हुई है. Classically ये इसको बिल्कुल zero हो जाना चाहिए, but in quantum mechanics transition frequencies और driving frequency में अगर difference है और बहुत ज़्यादा difference है, even then there is a chance that the particle can transit from ground state to the higher state. लेकिन जाहिर है प्रोबेबिलिटी कम से कम होती चली जा रही है. ओके, अच्छा, अब यहाँ पर इस इक्वेशन के साथ एक काम हम और करने लगे. ये जो आपको साइन का जो आर्गुमेंट है, एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में भी अगर मैं यही आर्गुमेंट ले आऊं और ये लाया जा सकता है, यानी आप t/2 यहाँ लगा दें और उसके बाद यहाँ पर t/2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दें, तो मैथमेटिकली तो the equation is intact with its original form. Keep in mind
ओमेगा इज ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी एंड ओमेगा नॉट इज अ ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी. अभी हमने इसका जिक्र किया. For the case of transition, omega must approaches to omega naught. ये भी हमने आपके सामने रखा. Therefore, omega naught minus omega would be very small जब ये दोनों आपस में approximately बराबर होंगे. Thus, the argument of the sine function is very small enough. तो जब ये वैल्यू बहुत ज्यादा कम हो जाएगी और टाइम भी बहुत स्मॉल इंटरवल आप अगर कंसीडर कर रहे हैं तो जाहिर है इसका जो आर्गुमेंट है ये बहुत ज्यादा स्मॉल हो जाएगा. और ये एक आइडेंटिटी आप जानते हैं कि when we have argument approaches to 0, so sine of x divided by x can be written as 1. तो यहाँ पर भी ऐसा ही है कि ये जो आर्गुमेंट है ये बहुत स्मॉल है. कब? जब ट्रांजिशन फ्रीक्वेंसी और ड्राइविंग फ्रीक्वेंसी आपस में एक दूसरे के बहुत क्लोज हों. उस केस में ये बहुत ज्यादा स्मॉल होगी, तकरीबन ये 0 के बराबर होंगी. तो इनको मैं ये पूरी की पूरी ब्रैकेट जो है इज गोइंग टू बी 1. तो ब्रैकेट को खत्म कर दिया हमने और उसके बाद फिर आपके पास जो ऊपर वाली इक्वेशन है उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं. VB स्क्वायर T डिवाइडेड बाय 2 h cut whole power 2. So this is a maximum probability at omega approaches to omega naught, and the position is here. I mean where omega naught is equals to omega, so the probability reach to the maximum value. So this equation is actually give you the height of this transition probability graph. And the last but not least, at a fixed value of time and even a very small time, peak of transition probability achieved when driving frequency matches with the transition frequency. ये बात हमने देख ली. And so there are two possibilities. Driving frequency can stimulate transition upward by absorbing energy from the outside world. So in this condition, this particle moves to the upward. And the second possibility is the driving frequency can stimulate a transition down by emitting energy to the external system. इस केस में आपके पास एनर्जी जो है वो बाहर वापस मिल जाएगी. So this is an example that we learn how we determine the transition probability by considering the first order perturbation. So hopefully you understand how to calculate the first order perturbation, in fact time dependent first order perturbation. Next time हम कुछ और problem आपके सामने रखेंगे. So till then, Allah Hafiz.